चिकित्सा शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण डिमांड पर बोलने का अवसर दिया और मैं धन्यवाद करती हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय नेताओं को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण डिमांड पर आज चर्चा रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय जिन्होंने इसके लिए अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, जब हम एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तब एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर्स की आवश्यकता, क्योंकि सर्जरी के बारे में ये कहा जाता है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में सर्जरी जो है वो बहुत अच्छे से होती है। हमारी पुरातन जो पद्धतियाँ रही हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे करके विलुप्त होती गई और जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है वो धीरे धीरे विकसित होती गई। माननीय हमारे और से जिन्होंने इस डिमांड पर चर्चा शुरू की, ऐसे मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में निवेदन किया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगी कि जितने अधिक विकल्प लोगों के पास होंगे पद्धति चिकित्सा के, उतने ज़्यादा दबाव कम होगा एलोपैथी के ऊपर। इसलिए ये जो एक्ट पारित किया गया था बहुत सोच समझ करके पिछली विधानसभा में और बहुत रिसर्च के बाद में, इस कमेटी की बहुत सारी सिफारिशों के बाद में, हर पक्ष को, ना पक्ष और हाँ पक्ष को देखते हुए इसको पारित किया गया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको लागू किया जाना चाहिए ताकि जिन रोगों में हमको सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, उन रोगों में उपचार के लिए ये सुविधा मिल सके और ये रिकॉग्नाइज हो सके राजस्थान में कि ये चिकित्सा पद्धति जो है वो अब स्थापित हो गई है। माननीय सभापति महोदय, आगे मैं निवेदन करना चाहूँगी, एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में लगभग 6 लाख डॉक्टर्स और 20 लाख नर्सों की कमी है। हर 10,000 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है, जबकि होना यह चाहिए था कि 1,000 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर हो। और इसी तरह से 20 लाख नर्सिंग कर्मियों की आवश्यकता है और ये 20 लाख नर्सिंग कर्मी कहाँ से आएंगे? ये डॉक्टर्स आएंगे कहाँ से? क्योंकि मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँ कि शायद जब ये राजस्थान बना उस समय मेडिकल कॉलेज अजमेर, शायद मैं सही हूँ तो एकमात्र मेडिकल कॉलेज था और उसके बाद में एसएमएस मेडिकल कॉलेज बना। लेकिन आज क्या स्थिति है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हमको जिस ढंग से करना चाहिए था उस ढंग से हम नहीं कर पाए और उस कारण से इतना बड़ा गैप आज हमारे सामने खड़ा है। और इसी गैप को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वर्ष 2019-20 के बजट में ये नीतिगत फैसला लिया, माननीय सभापति महोदय, कि हर जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उसकी बजट में उन्होंने व्यवस्था की। ना केवल बजट में व्यवस्था की, बाकी फंड्स भी ट्रांसफर किए। अब जिसको काम में लेना है, जिसको अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, जिसको अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी है, वो प्रदेश तो काम कर लेगा। और आज सुबह जब क्वेश्चन आवर में चर्चा हो रही थी, माननीय ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनकी योजना कब शुरू हुई और आज उस योजना की लागत 4 गुना आ गई है। तो इस तरह से ये मेडिकल कॉलेजों की जो लागत है वो यदि समय पर जमीन आवंटन नहीं होगा, समय पर काम नहीं होगा, तो ये लागत कहाँ से कहाँ पहुँचेगी और ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर है ना, उनके पास बैठिए आप और बैठ करके जिला कलेक्टर्स को खुद बात करिए कि जो 15 नए मेडिकल कॉलेज राजस्थान के लिए मिले हैं वो 15 नए मेडिकल कॉलेजों की जमीन तुरंत आवंटन हो। और एक और निवेदन करना चाहती हूँ, यह निवेदन करना चाहती हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालयों पर ही स्थापित होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिला मुख्यालयों पर, हमारा विधायक नहीं है, कांग्रेस का विधायक नहीं है, इसलिए उस मेडिकल कॉलेज को जिला मुख्यालय से हटा करके आप दूसरी विधानसभाओं में लेके जाओ।
ये जनता के साथ नाइंसाफी होगी और आने वाला भविष्य फिर आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज तुरंत बनने चाहिए, इनकी आवश्यकताएं जो भी आपको पूर्ति करनी है उनको तुरंत होना चाहिए। और दूसरा निवेदन मैं करना चाहती हूँ माननीय सभापति महोदय, जो मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रारंभ हो गए बनना, जिनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऐसा भरतपुर और चूरू मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज के जो भवन बनने वाले हैं वो कोई 10-15 साल के लिए नहीं बनने वाले हैं, ये 25 से 50 वर्षों के लिए बनने वाले हैं। इसलिए इनकी गुणवत्ता ठीक रहे, ठीक टेक्निक से बने, क्योंकि आजकल जिस तरह से भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमाई है ना, ऐसा नहीं हो कि 10 साल बाद ही उनकी छतें नीचे आ जाएं और हम फिर जांचें कराते रहें, तो इतना अरबों खरबों जो सरकार का लगने वाला है वो व्यर्थ में बहने वाला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज कितना पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी आज सिर्फ उसकी समय समय पर मरम्मत हो जाए। जेएलएन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग माननीय सभापति महोदय, कभी भी ऊपर से छत जो है नीचे आकर के गिर जाती है, पूरा प्लास्टर नीचे आके गिर जाता है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे और कोई वार्ड हो। ऐसी स्थिति में कई बार जहां मरीज खुद अपने आप को ठीक करने के लिए आता है, वहां दुर्घटनाग्रस्त यदि होता है तो इमेज अच्छी नहीं जाती सरकारी हॉस्पिटल्स की। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता ठीक रहे, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी की देखरेख में इसका निर्माण हो, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता से किसी हद तक कोई समझौता नहीं हो, इतना मेरा निवेदन है आपसे। माननीय सभापति महोदय, जैसे मैं निवेदन कर रही थी कि मेडिकल कॉलेज में हर माननीय सदस्य सब चीज़ों के लिए डिमांड करता है कि डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए। अब डॉक्टर्स तो जितने मेडिकल कॉलेज होंगे उतने ही डॉक्टर्स निकलेंगे बाहर बन करके। अब वो मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा से, उनकी भावना है कि सारे हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज हो, इसलिए अब नए आने वाले समय में 10 साल 15 साल बाद में हमको डॉक्टर्स मिलना शुरू होंगे। लेकिन एक डॉक्टर को बनने में माननीय सभापति महोदय आपको पता है कितना समय लगता है, 4 से 5 साल तो उसको MBBS की डिग्री लेने में ही लगता है, और 5 साल बाद में यदि वो PG करना चाहता है तो एंट्रेंस एग्जाम देता है, फिर PG करता है तो 2-3 साल उसमें लग जाते हैं। तो आज हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो 7 साल बाद में, 8 साल बाद में हमको रिजल्ट आने वाला है कि कोई डॉक्टर हमको उपलब्ध होगा फील्ड के लिए। ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता इस बात की है कि ये जो डॉक्टर्स बन करके निकल रहे हैं उनमें सीटें हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जो आज का वर्तमान का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम कितनी सीटों को बढ़ा सकते हैं, PG की कितनी सीटें बढ़ा सकते हैं। और जब डॉक्टर बन करके तैयार हो जाए तो हमें चाहिए कि हमको एक बॉन्ड कराना चाहिए कि इतने सालों तक तुमको सरकारी हॉस्पिटल्स में सेवाएं देनी पड़ेगी। अभी हुआ क्या माननीय सभापति महोदय, ये 2000 डॉक्टर्स की भर्ती हुई, 2000 डॉक्टर्स की भर्ती में 1500 डॉक्टर्स ने ही ज्वाइन किया है, 500 डॉक्टर्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, और उसकी वजह से जो नेक्स्ट भर्ती होनी थी वो भर्ती भी उसकी वजह से अटक गई है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे जो लोग आते हैं एग्जाम देने के लिए और जो सिलेक्शन हो जाता है जिनका ऐसे डॉक्टर्स का, और वो फिर भी ज्वाइन नहीं करते, तो या तो आप कोई रास्ता निकालो। एक रास्ता तो ये हो सकता है कि जो आएगा आवेदन करेगा, जो एग्जाम देगा, वो जरूरी रूप से यदि उसका सिलेक्शन होता है तो उसको ज्वाइन करना ही करना है। या तो ये नियम बनाओ, और या फिर ये नियम बनाओ कि जो सिलेक्शन जो आता है और ज्वाइन नहीं करता है तो वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है। वो 2 ही कारण हैं, या तो उसको मनचाही जगह पोस्ट नहीं मिल रही है, या उसको और अच्छा पैकेज किसी निजी हॉस्पिटल में मिल गया इसलिए वो वहाँ चला गया। अपनी मान लो जयपुर के किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में उसको अच्छा पैकेज मिल जाए तो जयपुर ज़्यादा रहना पसंद करेगा, बशर्ते कि किसी गाँव में जाना पसंद करेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो डॉक्टर्स की सैलरी है ना, ये मेडिकल का कैडर, जो शिक्षा, मेडिकल शिक्षा का जो कैडर है उसको एकदम अलग कर देना चाहिए, और उनकी जो सैलरी है, उनके जो अनाउंसेस हैं वो उसमें बढ़ाए जाने चाहिए। और इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे कारण ये बताती हूँ क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की प्राइवेट निजी कॉलेज से पढ़ के निकलता है तो हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2-2 करोड़ रुपए की फीस दे करके माननीय मंत्री महोदय कोई लड़का लड़की डॉक्टर बनते हैं, और वो सोचते हैं कि ये फीस हम कैसे वापस हासिल करें। तो जब परिवार 2 करोड़ रुपए भर करके डॉक्टर बनाएगा तो निश्चित रूप से उसको अच्छी सैलरी चाहिए ही चाहिए, और अच्छी सैलरी हम नहीं दे पाते हैं। तो या तो ये हो कि हम जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस का निर्धारण हम स्वयं करें, हम उस पर बहुत अच्छे से निगरानी रखें,
और जो मैनेजमेंट की सीटें जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में बिकती है ना, उनको बिकाना बंद करें, तब जाकर के हम अच्छे डॉक्टर्स निकाल पाएंगे। और जब अच्छे डॉक्टर निकलेंगे तो वो बिना इस बात के कि मुझे पैकेज का ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, वो सरकार की सेवा में आएगा और आपको डॉक्टर उपलब्ध होंगे। तो इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन कर रही थी। एक आगे मैं निवेदन करना चाहूँगी जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। ये जो जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स है ना, इसमें चूंकि नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे मेडिकल कॉलेज अजमेर में इतने नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है माननीय सभापति महोदय, 1:8 का है। ऐसी स्थिति में मेरे मेडिकल कॉलेज में रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। मरीज को कोई अटेंड नहीं करता, नर्स ने नहीं देखा, ड्रिप बंद नहीं करी उसने, ब्लड बाहर निकल गया, उस बात पे लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद में फिर हड़ताल पर चले जाते हैं। रेजिडेंट्स चूँकि डॉक्टर्स हैं इसलिए वो हड़ताल पर चले गए, तो 3 दिन तो मेडिकल कॉलेज ठप, और फिर पूरा प्रशासन उस हड़ताल को ख़त्म करने में लगता है। तो प्रशासन का समय व्यर्थ गया, और दूसरी तरह से ये जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल का माहौल ख़राब हुआ वो अलग। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी। अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एसएमएस हॉस्पिटल के भार को कम करना चाहिए। अब एसएमएस हॉस्पिटल का भार कब कम होगा? जब प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर उस मरीज को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। क्योंकि आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं और कोई एमबीबीएस डॉक्टर के पास सीधा नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय को, एक्सपर्ट विशेषज्ञ प्रोफेसर को सीधा दिखाना चाहता है, और जब वो उपलब्ध नहीं होता तो फिर वो सीधे एसएमएस हॉस्पिटल की ओर रुख करता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अजमेर मेडिकल कॉलेज में बाईपास सर्जरी प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी उपलब्ध है और जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो भी उपलब्ध है। तो हार्ट की बाईपास सर्जरी अभी तक अजमेर मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ नहीं है, तो मेरा निवेदन है हार्ट की बाईपास सर्जरी की व्यवस्था आप जेएलएन मेडिकल कॉलेज में करें। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, देखिए अभी शिक्षा की डिमांड्स पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज और कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उनकी समझौता की। अजमेर बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीचों, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, और अजमेर राजधानी का हक रखता था, लेकिन पानी की वजह से अजमेर को राजधानी का हक नहीं मिला। और आज अजमेर की क्या स्थिति है? अजमेर में एक ही यूनिवर्सिटी है, सिर्फ एमडीएस यूनिवर्सिटी। बीकानेर में 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी, जयपुर में 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी, कोटा में 3-3 सरकारी यूनिवर्सिटी। तो मेरा निवेदन है जोधपुर में 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी। तो अजमेर में हेल्थ यूनिवर्सिटी की मैं डिमांड करती हूँ माननीय सभापति महोदय। यदि अजमेर में हेल्थ यूनिवर्सिटी बनती है तो एक आपकी जयपुर की हेल्थ यूनिवर्सिटी, एक अजमेर की हेल्थ यूनिवर्सिटी। तो जितने जिला मुख्यालय हैं हमारे, क्योंकि अब इतने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इन मेडिकल कॉलेजों को 2 यूनिवर्सिटी के बीच में आप बांट सकते हैं, ताकि काम आसानी से हो जाए। और ये हमें आज ही इसकी सोच रख करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है आने वाले समय में हमें सुविधा मिल सके। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि अभी बताया कि 16 डेंटल कॉलेज हैं पूरे राजस्थान में, सरकारी और निजी, तो मैं डिमांड करती हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि अजमेर में भी एक डेंटल कॉलेज की स्थापना आपको करनी चाहिए, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगी, पुष्कर और दरगाह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है और अंतर्राष्ट्रीय मेले यहाँ आयोजित होते हैं, इसलिए लाखों की फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ आती है और जाती है। ऐसी स्थिति में यदि पुष्कर और दरगाह के जायरीनों को देखते हुए हम चाहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर जो है अलग से एक यहाँ स्थापित होना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। संभागीय चिकित्सालय यहाँ है। इसी तरह से इमरजेंसी विभाग का सुदृढ़ीकरण हेतु इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में स्नातकोत्तर पीजी की सीट्स को प्रारंभ किया जाना चाहिए माननीय सभापति महोदय। सुपर स्पेशलिस्ट विभागों की स्थापना और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अजमेर में माननीय सभापति महोदय न्यूरो सर्जरी के एक ही डॉक्टर हुआ करते थे, पिछले दिनों उनकी डेथ हो गई। अब न्यूरो सर्जरी के मामले में अजमेर ब्लैंक हो गया, अब कोई ऑपरेशन वहाँ नहीं हो सकते। इसलिए न्यूरो सर्जरी और नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी, ये चिकित्सक विशेषज्ञों की नियुक्ति वहाँ नितांत करना आपको आवश्यक है। नेफ्रोलॉजी की बहुत लंबे समय से माननीय सभापति महोदय मांग चलती रही है। नेफ्रोलॉजी के अभाव में जो डायलिसिस के मरीज है, जो किडनी के मरीज हैं, उनको ठीक राहत नहीं मिल पाती। और इसी के साथ में मैं निवेदन करती हूँ, एंडोक्रिनोलॉजी के विशेषज्ञ चिकित्सक की यहाँ आवश्यकता है।
कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्जरी में एक एक विशेषज्ञ चिकित्सक है माननीय सभापति महोदय, जबकि मेडिकल कॉलेज है अजमेर, एक एक विशेषज्ञ चिकित्सक है। और जो यूरोलॉजी में एक विशेषज्ञ चिकित्सक है ना, उनकी तो इतनी भयंकर दादागिरी है, यदि आपने सिफारिश कर दी ना गलती से, तो उस मरीज का तो बस चीरफाड़ ही संभव है, क्योंकि उसको वहाँ से कहीं ट्रांसफर कर नहीं सकते, मजबूरी हमारी है, क्योंकि वो चला जाएगा तो यूरोलॉजी में और कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए ये यूरोलॉजी में जो आपका एक ही विशेषज्ञ चिकित्सक है, उसको चिकित्सक को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अजमेर में चूँकि प्रमुखता से निवेदन कर रही हूँ, मैंने डायलिसिस की बात करी, यूरोलॉजी की बात करी। आप ये देखिए, अजमेर जैसे संभाग मुख्यालय पर जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर डायलिसिस की सुविधा ही नहीं है माननीय सभापति महोदय। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के लोगों को प्राइवेट कॉलेज में रेफर करना पड़ता है। अब मान लो कोई व्यक्ति नागौर से चल के आ रहा है, डायलिसिस कराना, बीमार है, अब नागौर उसको जब वो मेडिकल कॉलेज आता है तो उसको कहता है पहले आप जांच कराओ, डॉक्टर से जांच कराने के बाद फिर उसको कहा जाता है कि आप यहाँ पागारानी हॉस्पिटल जाओ। अब पागारानी हॉस्पिटल, बेचारे नागौर से आने वालों को क्या मालूम कि पागारानी हॉस्पिटल कहाँ है, तो वो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर होता है। और अनेकों बार ये पागारानी जो हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल है, हालांकि वो आपको सुविधा दे रहा है, उस हॉस्पिटल को धन्यवाद है कि वो सरकार को सुविधा दे रहा है, पर मरीजों को इससे राहत कम ही मिल रही है, ज़्यादा राहत नहीं मिल रही है। इसलिए उस पागारानी हॉस्पिटल में कई बार वो दर दर की ठोकर खाता है, तो जो तो खाता है, और एक लंबी लिस्ट पहले से वो ऑलरेडी रहती है डायलिसिस कराने वालों की। किसी को 7 दिन बाद में नंबर है, किसी का 5 दिन बाद में नंबर है। अब 7 दिन 5 दिन तक वो डायलिसिस नहीं कराएगा तो वो तो मर ही जाएगा, फिर मरीज फिर बचेगा कहाँ पे। और कई बार जो भर्ती मरीज है उनको भी डायलिसिस की जरूरत होती है, तो जो भर्ती मरीज है वो कहाँ जाए डायलिसिस कराने के लिए। तो इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय निवेदन है कि जो संजीवनी पीपी मोड पर जो संजीवनी सोसाइटी आई थी डायलिसिस की स्थापना के लिए, वो 1 साल पहले चली गई। डॉक्टर्स और प्रशासन में जो झगड़ा हुआ उसको लेकर के, बिजली का बिल ये जमा कराएगा, हमको ये जगह दो, फलानी जगह दो, ढिमकी जगह दो, और फिर वो उठा के अपने ताम तूड़े उठाकर भाग गई। तो मेरा निवेदन यह है कि डॉक्टर्स को डॉक्टर का काम करने दो। और मेरा सुझाव है आपको कि कोई ऐसी प्रशासनिक पोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में सृजित करनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति वो बाकी सी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने का काम करे, और डॉक्टर्स सिर्फ मेडिकल की एजुकेशन देने का और अपने मरीजों का उपचार का ही काम कर सके। इतना मेरा निवेदन है। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री महोदय, गायनिक के डॉक्टर्स की बहुत अधिक आवश्यकता है। हर किसी मान्य सदस्य से पूछ लो, हमारे यहाँ गायनी का डॉक्टर चाहिए, हमारे यहाँ गायनी का डॉक्टर चाहिए, सब ये मांग करेंगे। और कोई भी जो महिला है वो पुरुष गायनी डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाना चाहती। तो महिलाओं के लिए गायनी की सीट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, और गायनी की सीट्स बढ़ेंगे तो आप गांव-गांव में गायनी की डॉक्टर को उपलब्ध करा पाओगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, और मैं सोचती हूँ कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए अपनी आने वाली जो अपनी बात रखेंगे उसमें ये बात कहेंगे। माननीय सभापति महोदय, यूरोलॉजी विभाग में आचार्य का 1 पद, सह आचार्य का 2 पद स्वीकृत है, लेकिन एक ही आचार्य पद वहाँ भरा हुआ है। चिकित्सा अधिकारी जो है वो 1 पद उस पर है, जबकि सह आचार्य उस पर नहीं है। रेजिडेंट चिकित्सक रोटेशन से वहाँ लगाए जाते हैं, क्योंकि रेजिडेंस वहाँ है ही नहीं। यूरोलॉजी का स्नातकोत्तर का सीट्स वहाँ नहीं है यूरोलॉजी में, सीटीवीटी में, इसलिए वो सीट्स आप देंगे, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर है ना माननीय मंत्री महोदय, वो नहीं चाहते कि यहाँ ये सीट्स हों, क्योंकि उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसलिए सीटीवीटी में ये पोस्ट आपको जो है सृजित करनी पड़ेगी, ताकि नए डॉक्टर्स वहाँ पर आए और वो जो है ट्रेनिंग करके रेजिडेंस वहाँ पर उपलब्ध हो सके। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं अपनी बात को अंत में मैं अपनी बात को पूरा करते हुए बैठी हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय से कि अंग प्रत्यारोपण की बात पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही थी। तो चूंकि अंग प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं होने से लाखों मरीजों की मौत हो जाती, ये लाखों जानों को बचाने के लिए यदि हम ये सुविधा हर मेडिकल कॉलेज में बढ़ाते हैं तो हम उनकी जानों को बचा पाएंगे। अंग प्रत्यारोपण में तमिलनाडु माननीय सभापति महोदय नंबर 1 है, और हम सबसे लास्ट में हैं, राजस्थान सबसे पीछे। तो राजस्थान को कैसे आगे लाया जा सकता है, उसकी बात मैंने की है। मैंने जो बात यहाँ सदन के सामने रखी है, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय अजमेर के होने के कारण से अजमेर पर कुछ मेहरबानी करेंगे और आने वाले समय में देंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। माननीय श्री लाखन सिंह। माननीय सभापति महोदय,